आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी जैसा कि फेस्टिवल के माहौल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे समय में हमें सफलता के लिए एक प्रयास करने का अवसर मिलता है, और वो है प्रमोशन एग्जाम्स के अनाउंसमेंट। और अभी हाल ही में नाबार्ड के गाइडलाइन के आधार पर जब उन्होंने परमिशन दे ही दिया है कि पुराने गाइडलाइन से जो बैंक एमलगमेशन हुए हैं, मर्जर हुए हैं, वन स्टेट वन आरआरबी के कॉन्सेप्ट पे, तो उनको एक मौका दिया है कि जिन्होंने पुराने पॉलिसी के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया तो वो प्रमोशन पुराने रूल्स के आधार पर कर सकते हैं। साथ ही जो नए पॉलिसी है उसका 25-26 का जो पॉलिसी है वो आएगा, जो 26-27 में लागू होगा, वन स्टेट वन आरआरबी के तौर पर। तो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी हमेशा दुरुस्त रखनी है और ट्रेंड को पकड़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके लिए आपको पूरी तैयारी रखनी है। 3 चीजों की जरूरत होती है तैयारी में। आप सभी को नमस्कार। सुधीर जी, कोई साथी कंफर्म कर देंगे? ऑडियो वीडियो मेरे साथी तक पहुंच रहे हैं आप सभी जी तक? सर, क्लियर है सर आवाज। क्लियर है? जी सर, जी सर। वाह, क्लियर है सर। फेस्टिव माहौल है कि नहीं? अच्छा लग रहे हैं फेस्टिवल माहौल में? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रीमंत जी, क्या खबर है? ठीक है सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग डेली ऐसे सीखेंगे और छोटी छोटी बातों से हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और सबसे बड़ी शक्ति होती है श्रवण शक्ति। आप सबसे तेज गति से और सबकॉन्शियस माइंड तक सीख सकते हैं अगर ध्यानपूर्वक आप सुनते हैं तो आज सभी साथी जो हैं नए सेशन में जुड़े हैं, कुछ साथी अभी कम होंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और साथियों को भी साथ में लाइए और हमारे इस जो अभियान है, जो अध्ययन के अभियान में आप जो है शामिल कीजिए। क्योंकि ज्ञान वो रोशनी है जो आपको एक विवेक देता है, एक सही समय में क्या निर्णय लेना है उसके लिए आपके निर्णय शक्ति की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और जिस उद्देश्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में आपको जो है सफल बनाता है, सार्थक बनाता है और आपके जीवन को आनंदमय बनाता है। बात सफलता की नहीं है, हमें एक बड़ा रोल मिला है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसको भी करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। और ज्ञान बुद्धि बल विद्या के जो भगवान है श्री गणेश भगवान को याद करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए, उनकी बधाई देते हुए हम ये सेशन शुरू करते हैं। आज हम आरबीआई मास्टर डायरेक्शन केवाईसी गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे 5 चीजें हैं जो प्रमोशन एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं। पंचसूत्र होता है। एक तो होता है पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। क्या पंचसूत्र है? पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना, अभ्यास करना। तो पढ़ना है, लिखना भी है, समझना है, दोहराना है और अभ्यास करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन ही आते हैं, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक पंचसूत्र और है कि सही चीज को पढ़ना है, एक ज्ञान सही चीज को लेना है, फिर जो जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ना है। ये भी सीखना है, नहीं तो आपका मोबाइल वगैरह सारा चीजें डिटेल से भर जाएगा। और तीसरी चीज होती है धैर्य रखना है। चौथी चीज होती है पहली बार में समझ नहीं आती, आएगी सारी चीजें, तो आपको परेशान नहीं होना है। और पांचवी चीज है आपको उसी रास्ते पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आप सफलता मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। आप लोग देखे भी होंगे पिछले ग्रुप में, सुधीर शायद गवाही देगा कि ग्रुप में इतने सारे सफलता या सक्सेस स्टोरी आते हैं, आप पढ़ भी नहीं पाते होंगे, इतना देख भी नहीं पाते हैं। सुधीर, सहमत है मेरी बात से? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। और वो बोलते हैं बड़ी आसानी से सीखते सीखते हम लोग जो है सफल हो गए। जी सर, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। ठीक उसी तरह हम लोग जो हैं सीखेंगे। और हमारे सुधीर देखो सफल हो गया फिर भी सीख रहा है, क्योंकि उसको आदत सी हो गई है। तो आप जो भी हो अपने आदत की वजह से, या मैं जो भी हूँ मेरी आदत की वजह से। और अगर हमने आदत बना ली, जिस तरह हम रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज साफ सुथरा रहते हैं, रोज बैंक जाते हैं, ठीक उसी तरह रोज अध्ययन करना, ये सफलता की निशानी है।
थोड़ा समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा रोज दीजिए, आप जो है सफलता सुनिश्चित कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है कि 5 चीजें और हैं जिनको हमको प्रमोशन एग्जाम में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले आता है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन। तो आरबीआई के जितने मास्टर डायरेक्शन हैं, चूंकि रेगुलेटेड एंटिटी का जो रेगुलेटर है भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए हमें आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन पढ़ने होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज होता है जनरल बैंकिंग, जो बेसिक बैंकिंग होता है ना। बेसिक बैंकिंग जो ऐसे सभी बैंकों के लिए समान होते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग बोला जाए, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बोला जाए, तो वो बेसिक बैंकिंग होता है, जनरल बैंकिंग होता है, तो वो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट होता है इंटरनल बैंकिंग। इंटरनल बैंकिंग मतलब आपकी पॉलिसीज हो गए, सर्कुलर हो गए, स्कीम्स हो गए, फिर आपके जो इंटरनल जो चीजें हैं, अचीवमेंट वगैरह हो गए। और चौथी चीज हो गई करंट बैंकिंग अफेयर्स, जिनमें जो वर्तमान में जो चेंज हुआ है, बैंकिंग चेंजेस हुए हैं, वो करंट बैंकिंग अफेयर्स हैं। बैंक में क्या चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रहा है, नए क्या चीजें आ रही हैं, तो वो करंट इमर्जिंग चैलेंजिंग बैंकिंग इंडस्ट्री के जो चीजें हैं वो करंट बैंकिंग है। आप सभी साथी नमस्कार कर रहे हैं, सभी को सभी की ओर से नमस्कार स्वीकार करते जाइए। और जब हम ऐसे अभिवादन करते हैं तो कनेक्ट होते हैं, और कनेक्शन बहुत जरूरी है किसी चीज को पाने के लिए। तो मैंने 5 चीजें बता रहे थे, पहले आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन जरूरी है, दूसरा है जनरल बैंकिंग बेसिक बैंकिंग, तीसरा है इमर्जिंग बैंकिंग चैलेंजिंग बैंकिंग चेंजिंग बैंकिंग मतलब करंट अफेयर्स, और जो चौथा पार्ट है वो है इंटरनल बैंकिंग है। इंटरनल बैंकिंग के सर्कुलर्स होते हैं, पॉलिसी होते हैं, लोन के स्कीम्स होते हैं, डिपॉजिट के स्कीम्स होते हैं, एचआर पॉलिसीज होते हैं, और बैंक के कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। और एक पांचवा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, जहां प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा होता है, पीएम है ना, स्वनिधि योजना, पीएमएजीपी, ये सब पीएम रिलेटेड। तो उनके भी 2 हिस्से हैं, सॉरी 3 हिस्से हैं उनके। एक होता है गवर्नमेंट के डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम होता है, और एक होता है एंसिलरी बिजनेस, जैसे गवर्नमेंट के एजेंसी बैंक के माध्यम से काम कराता है, सरकार का काम करते हैं, तो उनमें कमीशन हो गया, क्या काम कराता है, ये सारी चीजें होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। बस एक चीज रखिए, आज पहला दिन है, तो हम लोग थोड़ा सा सरल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो आपके सफलता को सुनिश्चित करेगा वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, ये वादा है, ये दावा भी है। और दूर हटा देंगे वो सारी बाधा भी है, क्योंकि कल ही आपने राधा अष्टमी मनाया होगा और भगवान को याद किया होगा, क्योंकि कृष्ण के साथ राधा है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे और पढ़कर हटा देंगे अपने सफलता की सारी बाधाएं। तो सब तैयार है सुधीर, पढ़ने के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो आज हम लोग आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन पढ़ेंगे। केवाईसी का जो मास्टर डायरेक्शन है उसको 2016 कहा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं समयानुसार। भारतीय रिजर्व बैंक अपने सर्वे और उसके आधार पर अपडेशन करता रहता है, और ये जो पॉलिसी है 14 अगस्त 2025 तक अपडेटेड हुआ है लास्ट। तो जब भी अपडेट हुआ, मान के चलिए केवाईसी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको सवाल आते ही आते हैं। तो केवाईसी एक बड़ा टॉपिक है, इसमें से मान के चलिए 6 सवाल आएंगे। कितने, मिनिमम 6 सवाल आएंगे। 6 सवाल, क्योंकि इसके ना बहुत सारे पार्ट हैं, केवाईसी के टोटल 10 पार्ट हैं। एक केवाईसी है, फिर उसके बाद अकाउंट ओपनिंग पार्ट है, ड्यू डिलिजेंस पार्ट है, फिर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग पार्ट है, फिर उसमें क्या आता है, आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस पार्ट है, फिर उसके बाद उसमें स्मॉल अकाउंट्स हैं, फिर रेगुलर मॉनिटरिंग है। ये सारा पार्ट है, इसलिए इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, उसके अंदर के प्रसंग भी आते हैं। तो यकीन मानिए एक सेशन में तो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाएगा जिससे कि आपको सीखने के लिए उत्साह होगी, ललक होगी, और आगे आप सीखने के लिए तैयार होंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जब हम केवाईसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुख्य बात यहाँ पर आती है कि केवाईसी यहाँ स्पीकर वगैरह भी बज रहा है, वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है आप लोगों को? ऐसा कोई साथी बता देंगे कि मतलब ठीक है ना, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बराबर नहीं तक? सर। ठीक है। तो क्योंकि ठीक है सर। आसपास पंडाल्स लगे हुए हैं तो उनके स्पीकर बज रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा उनकी आवाज़ ना पहुंचे, तो नहीं बराबर। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था
कि जब भी हम केवाईसी को समझते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी मतलब होता है कि केवाईसी का क्या मीनिंग होता है। नो यूर कस्टमर होता है। तो आज जो मास्टर डायरेक्शन पढ़ेंगे हम, और केवाईसी में जो पहली बात होती है, तो एक बात ये आती है कि केवाईसी होता क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे भारत देश का एक केंद्रीय बैंक है, रेगुलेटर है बैंकिंग व्यवस्था का, और पूरे बैंकिंग व्यवस्था को वो निर्धारित करता है, मार्गदर्शित करता है, और सुचारू रूप से जो धन की प्रक्रिया है, धन का गति है, धन कहाँ कहाँ चलायमान होगा, उसको वो नियंत्रण करता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण बात होता है केवाईसी, अपने ग्राहक को जानिए या नो योर कस्टमर। तो केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो रेगुलेटेड एंटिटी हैं, जिसको बैंक कहते हैं, रेगुलेटेड एंटिटी है, बैंक है, तो इनमें नो यूवर कस्टमर मतलब ग्राहक की पहचान की जाती है। उसके पता, उसके व्यवसाय, उसकी प्रकृति, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके फाइनेंशियल स्थिति, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उसे सत्यापित करती है। केवाईसी का मतलब ये नहीं ग्राहक को जानना, आजकल क्या ड्यू डिलिजेंस पार्ट आता है। तो केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक्स या रेगुलेटेड एंटिटी ग्राहक की पहचान करते हैं, जिसमें उसके पता, व्यवसाय, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी प्राप्त करती है, और उसको ड्यू डिलिजेंस करती है, और उसके बाद बैंक में ऑनबोर्ड करती है, और बैंक में उनके डाटा जो है वो दुरुस्त करती है, डाटा रखती है। क्यों? क्योंकि केवाईसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, केवाईसी के लिए जो गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, वो अंडर सेक्शन 35A या जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मास्टर डायरेक्शन जारी करता है। तो जब भी आपको एक सवाल आए कि मास्टर डायरेक्शन जारी करता है कौन से अधिकार के तहत या कौन से सेक्शन में है, तो वो अंडर 35 सेक्शन 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि वो एक ऐसा एक्ट सेक्शन है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है और बैंकों को मार्गदर्शित करता है, उनको जो है नियंत्रण में रखता है, और उनको वो बताता है कि आपको ये काम करना है। तो अगर इंट्रोडक्शन के तौर पर देखेंगे तो धन की व्यवस्था में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंस पर रोक लगे, इसके लिए केवाईसी गाइडलाइन के मास्टर डायरेक्शन जारी किए जाते हैं। सो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन इशूड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंस। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये दो ऑप्शंस रहते हैं कि मास्टर डायरेक्शन जारी किए जाते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को रोकथाम करना, या बेनामी संपत्ति पर रोक लगाना, या और टेररिस्ट फाइनेंस पर रोक लगाना, ये जो है दो मुख्य उद्देश्य हैं। और ये जो गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत करता है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005। तो ये एक एक्ट है 2002 और एक रूल है 2005। दोनों के बारे में डिटेल सेशंस भी है, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कड़ी दर कड़ी आपको देखिएगा जोड़ देंगे, सफलता के साथ आपका लिंकेज करेंगे, और जो है आप सक्सेस लिंकेज जरूर हो जाएंगे, बशर्ते ध्यानपूर्वक सीखते चलिए। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड में एक जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके साथ अलाइनमेंट होता है, और ये देश के अंदर जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ग्लोबल स्टैंडर्ड पर FATF इसको जो है कंट्रोल करता है, उसके साथ लाइजनिंग होती है। और भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेटर है जो उससे रेगुलेटेड एंटिटी पर ये सारे अप्लाई होता है। तो ये बेसिक सा एक जानकारी है, इंट्रोडक्शन है। अगर हम KYC के डिटेल पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आप लोग पहले ही अनबोर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो मन में शंका होगी उसका भी जवाब देंगे। हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस भी करते हैं, सारे सवालों का जवाब हमारे पास जो है मिल जाएगा, या एक दूसरे से हम लोग जवाब निकाल लेंगे। अब चलते हैं लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क में तीन चीज़ें आपको जाननी है। पहला, यहाँ पर भले स्क्रीन पर नहीं लिखा है, अगर आप कॉपी वगैरह पेन डायरी रखे हैं तो लिख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है अंडर सेक्शन 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो समय समय पर जो डायरेक्शन जारी करता है वो 35
अंडर सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि वो बैंकों को कंट्रोल करता है। फिर इसमें आरबीआई एक्ट में भी कुछ चेंज करता है। फिर उसके बाद पीएसएस एक्ट में भी चेंज करता है और फेमा एक्ट में भी चेंज करता है। और ये जो डायरेक्शन लीगल फ्रेम होते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और रूल्स 2005, जिसमें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंस टू टेररिज्म, ये लीगल बेस हैं इनके। इनके उद्देश्य में भी ये बात लिखी गई है। और ये सारे जो है स्ट्रिक्ट एडहर करना पड़ता है रेगुलेटेड एंटिटी को, जिसको बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें, अभी तक अगर एग्जामिनेशन की बात करेंगे, इतने जितना हम पढ़े हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि एक ही सवाल आपको अभी तक के इम्पोर्टेंट होगा, वो किस सेक्शन में जो है आपका गाइडलाइन जारी करता है, मास्टर डायरेक्शन। तो वो सेक्शन है, सुधीर बताएगा कौन से सेक्शन के तहत मास्टर डायरेक्शन जारी करता है सुधीर? 35 है। 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पर जो डायरेक्शन इशू किए जाते हैं आरबीआई में के आधार पर भी किए जाते हैं एक्ट के तहत। और पीएसएस मतलब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, जो ये 2007 होता है। और फेमा एक्ट भी होता है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रांसफर भी करते हैं। तो सारी गाइडलाइन हम लोग रिस्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग में भी पढ़ेंगे। तो सरल तरीके से हम लोग सीखते जाते हैं, फिर हम लोग इसका टफ पार्ट भी लेंगे। अभी मैं एक सरल पार्ट आपको सिखा रहा हूँ। इसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है। सारे बैंक में लागू होगा, एनबीएफसीज में लागू होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स में लागू होगा, पीएसपी में लागू होगा, और पेमेंट सेटलमेंट पार्टनर्स बोलते हैं प्रोवाइडर, हाँ, उसमें लागू होगा। फिर पीपीआई है ना, जो जहाँ पर भी प्री पेमेंट जो इंटीग्रेटर्स होते हैं, प्लस एआरसी, जहाँ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ फाइनेंशियल, भारत सरकार 2016 के बाद ये जरूरी कर दिया कि जहाँ जहाँ फाइनेंशियल लिंकेज के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या आरईज कस्टमर को ऑनबोर्ड करता है, तो वहां पर केवाईसी की एप्लीकेबिलिटी मस्ट है। 2016 से ये गाइडलाइन दिया है। और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री भी बनाया है, जो हम लोग बाद में किसी सेशन में पढ़ेंगे। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल बैंक में मान के चलिए, हालांकि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, सीखने के लिए। और ओवरसीज ब्रांचेस हैं, सब्सिडरी हैं, सभी जगह जो हैं वो स्ट्रिक्ट इसका एड्रेंस रहता है केवाईसी। केवाईसी का रिलैक्सेशन सिर्फ सिर्फ स्मॉल अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ होता है। स्मॉल अकाउंट, जिसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। की पॉलिसी एलिमेंट जो अभी तक के जितने स्क्रीन में पढ़े, अभी एक ही सवाल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। मास्टर डायरेक्शन जारी किए जाते हैं अंडर सेक्शन 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो सारे बैंकों पे लागू होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी गाइडलाइन। तो ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया, बेनामी संपत्ति पर रोक लगाना, एंटी मनी, जो प्रिवेंट टू मनी लॉन्ड्रिंग, और प्रिवेंट टू फाइनेंस सपोर्ट टू द टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये दो चीजें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है, इनके की एलिमेंट्स। केवाईसी के की एलिमेंट्स चार हैं। पहला एलिमेंट है सीएपी, जिसको बोलते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सीआईपी। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये चार केवाईसी के पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में इसमें 5 ऑप्शन होते हैं आपके, तो एक ऑप्शन दे देगा एनपीए मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है? एनपीए मैनेजमेंट, ज़्यादातर वही पूछता है कि एनपीए मैनेजमेंट या क्रेडिट मॉनिटरिंग दे देगा। तो वो हमारा केवाईसी का गाइडलाइन का की एलिमेंट नहीं है। ये चार चीज़ें तो आप याद रख लीजिएगा, चाहे 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3, सभी में ये पूछता है कि केवाईसी के एलिमेंट्स कितने हैं। चार एलिमेंट्स हैं: कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट, और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। केवाईसी एक बड़ा पार्ट है, लगभग 100-150 पेज का उसका सर्कुलर है। इसको हम पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज थोड़ा इजी वर्जन में आपको पढ़ा रहा हूँ। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो आरबीआई का केवाईसी मास्टर डायरेक्शन कहता है, ये पहला
की एलिमेंट है जो बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक जो है मजबूत करता है किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते समय। वो कहता है कि कोई भी बेनामी अकाउंट नहीं खुलना चाहिए। कोई भी एनोनमस फिक्सियस बेनामी जो है अकाउंट्स नहीं खोलना चाहिए। कोई छद्म में अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। मान लीजिए जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी फिक्सियस अकाउंट या बेनामी अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बैंक की है। दूसरा, अगर कोई खाता खुला है तो उसका सीडीडी करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उस अकाउंट को एक्टिव करेंगे या उसके ट्रांजैक्शन अलाउड करेंगे। सीडीडी मतलब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एक ऐसा पार्ट है जिसको आप डिटेल में आगे भी मैं बताऊंगा कि अगर कोई ग्राहक कोई भी डॉक्यूमेंट देता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो आप उसको कंफर्म करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जो है सही है या जो कह रहा है वो सत्यापित हो रहा है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन करना है। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस जो है बहुत जरूरी है। तीसरा पार्ट है, खाता खोलने के लिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है। पैन कार्ड जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 61 दे देगा, फॉर्म 60 दे देगा। लेकिन पैन और जीएसटी वेरिफिकेशन अनिवार्य है। ये ड्यू डिलीजेंस का एक पार्ट है। कोई भी दस्तावेज आपको देता है उसको ड्यू डिलीजेंस करना है कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है। पैन जो है ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं या आप के सिस्टम में सीबीएस में जो इंटीग्रेशन होगा अलग अलग हो सकता है। वो अभी हमारा पार्ट नहीं है। अभी हमारा पार्ट है एग्जामिनेशन। पैन कार्ड इज मैंडेटरी टू वेरिफिकेशन के लिए। फेलिसिटेशन जो है डिसएडवांटेज, मतलब अगर मान लीजिए कोई डिसएडवांटेज हैं या फिजिकली डिजेबल पर्सन हैं तो उनको फेलिसिटेशन देना है। आप मतलब उनको सहयोग करना है, रैंप की व्यवस्था करनी है। तो ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है। और जो भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ चेकलिस्ट दिया है उनमें चेकलिस्ट में चेक करते जाना है और इनको एक्सेप्ट करना है कस्टमर को, कि कोई डिफॉल्टर लिस्ट में है या यूएन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का ये बात देख लीजिए कि हम अगर कस्टमर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसी भी बेनामी कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही ऑनबोर्ड करेंगे। और अगर ऑनबोर्ड करने के बाद भी ट्रांजैक्शन परमिट तब करेंगे जब सारी चीज़ें सत्यापित हो जाएंगी तब। अगर कोई बात ऐसी लगती है कि गलत तरीके से सस्पेक्ट है तो आप उसको ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो फाइनेंशियल जो है क्राइम कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज हैं। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण बात है रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट पहले आ गया। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है ये पहले सेकंड नंबर पे आना चाहिए कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बाद कस्टमर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए केवाईसी में सेकंड पिलर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में आरबीआई मास्टर डायरेक्शन में कहता है कि जो भी अकाउंट आपके साथ खोले जाएंगे उनके लिए उनका कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए। कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक फोटोग्राफ्स। तो ये 3 चीजें लगेंगे और उसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को डिक्लेयर किया है कि ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके लिए अ, अधिकृत किए गए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट देता है तो आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे ड्यू डिलीजेंस करते हुए। तो ड्यू डिलीजेंस एक पार्ट है जिसमें कि केवाईसी के 2 महत्वपूर्ण पिलर हैं। जैसे कि पहला पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा पिलर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स में कहता है कि जो कस्टमर है उसका हम आइडेंटिटी प्रूफ ले लेंगे, उसका एड्रेस प्रूफ लेंगे और एक रिसेंट फोटोग्राफ्स लेंगे। और फिर बैंक को ये उन्होंने जिम्मा दिया है कि आप इसको वेरीफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए कि यही व्यक्ति है जिस नाम से खाता खोलने आ रहा है वो सही है क्या। एक पार्ट उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। इंट्रोडक्शन आप जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। सभी साथी चैट पे राम राम कर रहे हैं, सभी को राम राम। और राम राम करते हुए अपने अपने काम हम लोग करेंगे
और सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे। अब जब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्योंकि इसके बाद वो सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, इसलिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो तीन लेवल में है। एक होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेंगे, और फोटोग्राफ्स। कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा खाते खोलने के लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, तो तीन डॉक्यूमेंट चाहिए: प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आपको फोटोग्राफ्स। तो अब जब हम तीन डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दिया है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में रिसेंट अमेंडमेंट भी हुए हैं। आज एक सरल सा सेशन स्टार्ट किए हैं, तो आज हम इजी पैटर्न पे हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको आगे आने वाले जब लगातार सीरीज चलेंगे, तो आपको एक से एक अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, अगर इंडिविजुअल कस्टमर है तो आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 हैं। यहाँ पर अभी एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का एक अलग से सेशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आधार कार्ड है, फिर उसके बाद पासपोर्ट है। पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए पैन कार्ड नेसेसरी है ना। पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से हटा दिया है, राशन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से हटा दिया है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 हैं। पहला ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, दूसरा है आधार, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है वोटर आईडी, पांचवा है मनरेगा कार्ड, छठा है एनपीआर रजिस्टर, और नया अमेंडमेंट किया है CKYC R नंबर को भी केवाईसी के ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। और कुछ लो रिस्क अगर कस्टमर हैं, तो उनको एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है। तो चूंकि हम उसको एक अलग सेशन में कवर करेंगे, इसलिए आज आप इतना समझ लीजिए कि हमको केवाईसी के 4 पिलर हैं। पहला पिलर होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जिसमें हम लोग कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं किन किन चीज़ों पे। और दूसरा वह है कि कस्टमर जो ड्यू डिलीजेंस या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेते हैं। और तीसरा पार्ट होता है फिर रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। जब कस्टमर को हम लोग यहाँ पर हाँ, जो भी साथी हाथ ऊपर किए हैं, वो आखिरी में मैं आपसे बात करूंगा। आप सवाल नोट करके रखे रहिए, सेशन समाप्त हो जाए फिर हम लोग आपके सवालों का भी जवाब देंगे। तो पहला पार्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा पार्ट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, और तीसरा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। कस्टमर को हम एक्सेप्ट कर लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम उनके रिस्क की पहचान करते हैं। रिस्क की पहचान तीन तरीके से होती है: उसके पर्सनल डाटा के आधार पर, उसके इनकम के डाटा के आधार पर, और उसके प्रोफेशन के आधार पर। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं: एक लो रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आप हर 6 महीने में उसका रिव्यू करेंगे कि वो कौन से रिस्क में है। क्योंकि जिस समय खाता खोलने आया था, वो उसने अपने एक्टिविटी को किसान बताया, तो आप लो रिस्क में रख दिए। जिस समय खाता खोलने आया, अपनी एक्टिविटी को वो उसने बताया कि मैं टीचर हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ, तो आपने लो रिस्क रखा, क्योंकि आपने ड्यू डिलीजेंस कर लिया, हाँ पढ़ाता है, सैलरी आती है। लेकिन 6 महीने बाद आप देखेंगे वो तो बिजनेस खड़ा कर दिया, नौकरी छोड़ दिया, तो आप रिस्क को मीडियम रिस्क में ले जाओगे। तो साधारण से तरीके से ये समझिए। डिटेल सेशंस में और हम बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट उसमें लो मीडियम हाई में आते हैं। लेकिन अगर सामान्य नागरिक है, सैलरी वाले हैं, पेंशन वाले हैं, और एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, तो इनको लो रिस्क में रखा जाता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, लो रिस्क में रखा जाता है। इंडिविजुअल को लो रिस्क में रखा जाता है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनको मीडियम रिस्क में रखा जाता है। और कुछ वोलेटाइल बिजनेस हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ज्वेलरी बिजनेस है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्लब है, इन सबको हाई रिस्क में रखा जाता है। ट्रस्ट है, इनको हाई रिस्क में रखा जाता है। तो ये तीन कैटेगरी के हैं: लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क है। और इनको हम लोग रिस्क कैटेगराइज करते हैं खाता खोलते समय कि ये जो ग्राहक हमारे साथ ऑनबोर्ड हुआ है, ये लो रिस्क में है। इनका रिव्यू 6 महीने में होना है, लेकिन कैटेगराइज करने के बाद इनकी कुछ री केवाईसी होती है, जो अभी विशेष अभियान अभी चल रहा है। आप लोग अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन सेचुरेशन आउटरीच प्रोग्राम वगैरह में भी देख रहे होंगे। तो जो रिस्क मैनेजमेंट का काम है, बैंक का काम है। बैंक रिस्क मैनेजमेंट करता है
कि उसको किस रिस्क में रखा जाए, उससे कितना खतरा है सिस्टम को, उनको पता चलना चाहिए। उसके लिए वो ड्यू डिलिजेंस करता है। उसको आइडेंटिटी, उसके बिजनेस, उनके ज्योग्राफी, प्रोडक्ट्स के आधार पर उसको रिस्क कैटेगराइज करता है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साझा करता है और रिस्क असेसमेंट करता है। और इसको एनुअल रिस्क असेसमेंट करता है, लेकिन रिव्यू इनका जो है 6 मंथली करेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट तीसरा पिलर है। पहला पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा पिलर है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट और चौथा है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले हम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को जानते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब इतना समझ लीजिए कि कस्टमर ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उस डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना है। जैसे कि पैन कार्ड दिया है, वेरीफाइड होना चाहिए। जीएसटी दिया है तो वेरीफाइड होना चाहिए। वोटर आईडी दिया है तो वेरीफाई होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। वो कहता है मैं बिजनेस करता हूँ, तो हाँ बिजनेस करता है तो उसके एस्टेब्लिशमेंट की जांच होनी चाहिए। उसके रेसिडेंस का विजिट करते हैं आप, वो इन्हांस ड्यू डिलिजेंस में करते हैं। और जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में आप अपने रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं। तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी यूज होता है आजकल। वीडियो सीआईपी के तहत भी खाते खोले जाते हैं। ये आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, सीडीडी का है। लीगल एंटिटीज होते हैं, लीगल एंटिटीज के उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। पैन डिटेल हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं। बेनिफिशियल ओनर के लिए जो स्टेक होल्डर या उसका जो कंट्रोल है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी के केस में। ट्रस्ट के केस में भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। और सिर्फ सिर्फ जो आपके एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में 15% है, बाकी सब में 10% है। पहले ये 25% था। सीआईपी का फुल फॉर्म है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। सीआईपी का फुल फॉर्म है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, जिसमें कि आप वो देखते हो ना, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हो ना, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड फोटोग्राफ्स, वो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए अमेंडमेंट, 3-4 अमेंडमेंट हुए पिछले साल में। अभी वो अमेंडमेंट हैं, अगर किसी कंपनी के केस में आता है और कंपनी का कोई भी ओनर या डायरेक्टर अगर उसमें 10% या उससे ज़्यादा का स्टेक होल्डर है या उसके बातचीत से उसका कंट्रोल है, तो वो बेनिफिशियल ओनर होगा। पहले ये 25% था। ट्रस्ट के केस में 15% था, जो भी अभी 10% हो गया। तो केवल केवल 10% को याद रखिए। 10% बेनिफिशियल ओनर में है, एक सवाल आपका बन जाएगा। और जहाँ भी आपको डाउट होता है आप वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस आप करेंगे उसका। और जो अकाउंट नॉन पर्सनल्स होते हैं, लीगल एंटिटीज होते हैं, एक नेचुरल एंटिटी है जिनका पैदा हुए हैं और मरेंगे, और लीगल एंटिटी मतलब जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। तो उनमें उनके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की भी जांच होती है, और उनमें जो लीगल पर्सन होते हैं वो बेनिफिशियल ओनर होते हैं। 15% होता है बॉडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स के तहत वो 15% है। बहुत सारे लोग मिला के एक एसोसिएशन बना लेते हैं, वहाँ 15% है। बाकी ट्रस्ट में 10% है, पार्टनरशिप में भी 10%, ये सॉरी कंपनी के केस में भी 10% है। और ग्रुप ऑफ पर्सन्स का एसोसिएशन होता है तो वहाँ पर ये 15% है। आज इजी वर्जन पढ़ रहे हैं, फिर हम इनहांस वर्जन एक एक चीजें इसके पार्ट भी आपको पढ़ेंगे, क्योंकि केवाईसी एक ऐसा पार्ट है जिसमें 6 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रस्ट के केस में भी 10%, जो अगर कोई ट्रस्टी है उसका शेयर है या उसका कंट्रोल है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो बेनिफिशियल ओनर होगा। और कंपनी के केस में भी 10% होगा। इन्हांस मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, इनको इन्हांस मॉनिटरिंग की जाती है। इन्हांस मॉनिटरिंग का मतलब है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की जाती है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। उनके कंट्रोलिंग पर्सन्स या उनके ओनरशिप है या जो स्टेक होल्डर है उनका इंटरेस्ट है, तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें आपको ऐड करके रखते हैं। अभी थोड़ा माइक वगैरह ऑफ रख लीजिए, आखिरी में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। फिर मैं, आप भरोसा रखिए, अगर आप ऐसे लगातार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें सरल तरीके से याद हो जाएंगी। और
यहाँ पर जो हम पढ़ने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, मान के चलिए कि हम एग्जामिनेशन में सवालों को क्या क्या सवाल आते हैं उनके टॉपिक पे हम लोग गौर करेंगे। हमारा अभी शॉर्ट टर्म गोल है एग्जामिनेशन क्रैक करना, फिर लॉन्ग टर्म या एक मिडिल टर्म जो टारगेट होता है वो होता है, मिडिल टर्म टारगेट होता है छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना, और लॉन्ग टर्म गोल होता है सस्टेनेबल और परिपक्व और एक प्रूडेंट बैंकर बनना, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। और यकीन मानिए अगर 2-3 साल अगर ऐसे लगातार सीखते रहेंगे तो प्रूडेंट बैंकर बन जाएंगे, आपको अपने दैनिक जीवन में इसका खुद ब खुद प्रतिबिंब दिखेगा। ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में बैंकों को ये दिशा निर्देश दिया है कि भले ही बैंक 6-6 महीने में केवाईसी का रिव्यू करेगा रिस्क का कि कौन से रिस्क में कस्टमर रहता है, लेकिन इसका ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस करता रहेगा। ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस में होता है कि पीरियोडिकली कस्टमर जो है वो री केवाईसी सबमिट करेगा और बैंक उसको ड्यू डिलीजेंस करेगा। अगर हम रिस्क के आधार पर देखेंगे, अगर कस्टमर लो रिस्क में है तो उसका 10 साल में रीकेवाईसी होता है, मीडियम रिस्क है तो 8 साल में रीकेवाईसी होता है, और लो रिस्क है तो 10 साल में होगा, मीडियम में है तो 8 साल में होगा, हाई रिस्क में है तो 2 साल में होगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला सवाल है तो वो यही होता है, रीकेवाईसी का पीरियोडिकली अपडेशन पीरियड क्या है, तो रीकेवाईसी फिर से कब ली जाती है। और उसमें पूछा जाता है सबसे ज्यादा मीडियम रिस्क वाला पूछा जाता है, हाई रिस्क का भी पूछा जाता है, लो रिस्क का कम पूछा जाता है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। अभी इस बार लो रिस्क का पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें फेरबदल कर दिया। जो लो रिस्क वाले कस्टमर हैं उनका री केवाईसी 10 साल में करना था, नहीं तो पार्शियल फ्रीज फिर कंप्लीट फ्रीज होता था, जिसे बढ़ाकर ये भी 30 जून 2026 तक समय दे दिया। इसके लिए आपने विशेष अभियान भी चलाया है। क्या अभियान चलाया है अभी? फाइनेंशियल इंक्लूजन सेचुरेशन आउटरीच प्रोग्राम। गांव गांव में जाके खाते खोले हैं, तो गांव गांव में जाके हम लोग री केवाईसी अपडेट कर रहे हैं। बस ये नया रिसेंट अपडेट 14 अगस्त 2025 को किया है, और आपको 30 जून 2026 तक री केवाईसी अपडेट करने के लिए मौका दे दिया है। अगर री केवाईसी अपडेट नहीं होता तो आपके अकाउंट में पार्शियल फ्रीज होता है 3 महीने के 2 नोटिस के बाद, फिर उसके बाद 2 नोटिस और देने के बाद फ्रीज हो जाता था। दोनों 6 महीने के अंदर जो है आपको नोटिस देना है और उसके बाद कंप्लीट फ्रीज हो जाता है। लेकिन ये करंट गाइडलाइन जो है, अभी ये जब सेशन खत्म होगा तो जो रिसेंट अपडेट हुआ है उसका मैं वीडियो लेक्चर आपको ग्रुप में साझा करूंगा। आप उसको पढ़ने के बाद रिसेंट अपडेट अच्छे से याद कर लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उससे सवाल इस बार जरूर आएंगे। तो ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस में एक सवाल बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों को कितने पीरियोडिक पीरियोडिकली केवाईसी का रिव्यू करना होता है रिस्क का, तो वो है 6 महीना। री केवाईसी कब कब ली जाती है, तो उसका उत्तर होगा हाई रिस्क है तो 2 साल में, मीडियम रिस्क है तो 8 साल में, और लो रिस्क है तो 10 साल में। और रिसेंट अपडेट में लो रिस्क वाले जो कस्टमर हैं उनको केवाईसी अपडेट करने के लिए 1 साल का समय और बढ़ा दिया है 30 जून 2026 तक। इसके लिए स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। स्पेशल मॉनिटरिंग हाई रिस्क के लिए आपके पास सेंट्रल ऑफिस हेड ऑफिस में एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम होगी जो इसको निगरानी रखेगी, और उनमें इन्हांस ड्यू डिलीजेंस समय समय पर किया जाएगा। और ये जो है आपको इंश्योर करना होगा। इसके लिए प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर या प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर आपके महाप्रबंधक रैंक के होते हैं। हाई रिस्क के कस्टमर जैसे नॉन रेसिडेंट्स कस्टमर हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड बैंक के पास होना चाहिए उनके ड्यू डिलीजेंस करने के लिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनसे रिक्वायर्ड हो रहता है कि सोर्स ऑफ फंड, अगर फॉरेन से कहीं से पैसा आ रहा है तो उनमें, अभी आप लोग देखे भी होंगे जहाँ भी सोसाइटी ये वगैरह हो रहा है उनमें दर्पण आईडी मांगा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर दर्पण आईडी मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं। लार्ज वैल्यू या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आज सरल सेशन है इसलिए मैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, अगले सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये सस्पिशियस है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है।
सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस एक होता है, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस जिसमें कि लो रिस्क कस्टमर या स्मॉल अकाउंट हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन है, ऐसे लोग हैं जो उनको डिसएडवांटेज्ड हैं, वहां तक बैंक पहुंची नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस होता है, रिलैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें कि स्मॉल जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, ये सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस है। मतलब उन्होंने लिख के दे दिया मेरा नाम सुधीर कंबोज है, मेरा खाता खोल दीजिए, मैं 1 साल के अंदर डॉक्यूमेंट दे दूंगा। तो ये सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस है। इसका भी एक स्पेशल सेशन रखेंगे, अलग से फुल सेशन रखेंगे, जिसमें मैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पढ़ाऊंगा, स्मॉल अकाउंट पढ़ाऊंगा, और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिनमें केवाईसी कंप्लायंट हुआ उसको बताऊंगा, रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगा, और इसके फायदे बताऊंगा। तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का चीज को भी कवर करेगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो जितने पार्ट में आप देखे होंगे अभी तक कितने सेशंस पढ़े होंगे, 6 क्वेश्चन तो बन चुके हैं जो मैं समराइज करते जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि केवाईसी का उद्देश्य क्या है, तो प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस या फाइनेंस टू द टेररिस्ट एक्टिविटी, ये उद्देश्य है। तीसरा पार्ट बनता है कि केवाईसी के पिलर कौन से हैं, केवाईसी के एलिमेंट, की एलिमेंट कौन से हैं, तो पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद आता है आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो 6 हैं उनमें से जुड़ा हुआ, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, जिनमें भी केवाईसी होते हैं उनमें एक रिस्क रिव्यू किया जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क में रखा जाता है, तो उनकी जो पीरियडिक रिव्यू हो जाए 6 मंथ में की जाती है, ये 7वां क्वेश्चन। फिर री केवाईसी की जाती है, हाई रिस्क है तो 2 साल में, मीडियम रिस्क है तो 8 साल में, और लो रिस्क है तो 10 साल, ये 8वां क्वेश्चन। फिर 9वां क्वेश्चन के तौर पर ये आपके स्क्रीन पर है कि जब भी केवाईसी के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिवाइज गाइडलाइन जारी किया, पहले 10 साल का रिकॉर्ड रखना होता था बंद करने के बाद, या कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करने के बाद 5 साल तक आपको प्रिजर्व रखना होगा। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पिछले 2-3 साल में है। तो अब तक ये 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर, 5 साल वाला, कि 5 साल तक रखा जाता है। तो अभी तक जितना पढ़े हैं सरल पढ़े हैं, लेकिन उनमें भी आपको 9 सवाल आपको एग्जामिनेशन के लिए मिल गए हैं। फिर एक पार्ट होता है आपका कि एफएटीएफ से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता है कि एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये 10वां सवाल हो गया। फिर पूछता है ये किसके गाइडलाइन से, रिकमेंडेशन से आया है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005, और एफएटीएफ इनके रिकमेंडेशन से। फिर ये 10वां सवाल हो गया। 11वां सवाल पूछता है कि इनकी जो मॉनिटरिंग की जाती है ना, जो किस किस फ्रीक्वेंसी में मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग की जाती है, जैसे कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, केस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद काउंटरफिट करेंसी नोट रिपोर्ट है, फिर होता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है, वो 11वां सवाल है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी तक के भले आपको लगा होगा कि सरल सी चीजें पढ़े हैं, लेकिन इन्हीं से जो है सवाल कितने बने हैं, 10 सवाल तो आपके स्क्रीन पर बन गए हैं। और यकीन मानिए केवाईसी केवाईसी एक ऐसा पार्ट है, ऐसा सर्कुलर है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास जागृत होता है, और आप एक अंदर से विश्वास आता है कि मैं 6-7 सवाल तो जरूर अच्छे से कर लूंगा। तो आज चूंकि एकदम बेसिक पार्ट है, तो बेसिक की तरह पढ़िए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही सुन के देखिए, वैसा ही समझ के देखिए। हो सकता है मेरे से भी आप ज़्यादा जान रहे होंगे अभी, लेकिन मान के चलिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जिस समय आप ये सोच के सीखेंगे, आप यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, जो भी सुनने में आ रहा है, जो भी बताया जा रहा है, वो मेरे लिए कीमती है, हीरे मोती की जैसे है। अगर एहसास रहा तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जो कलेक्ट करेंगे वही चीज़ आपके अंदर चमकेगा। तो सवाल मन में बहुत होगा, लेकिन आज सवाल को रोक के रखिए, सवाल भी हम लेंगे, दिन भर सवाल ले सकते हैं। तो केवाईसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ये सब प्रिजर्व रखने होते हैं, बैंक का काम होता है। बैंक की अलग से एक रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, उसको भी पढ़ेंगे बैंक वाइज।
उनमें भी कौन सी चीजें का क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा आरबीआई की रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी लेन देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की गई हो तो रिपोर्ट करने के बाद 5 साल तक उसको रखना होता है, या कोई खाता क्लोज्ड होता है तो उसके बाद भी उसके सारे रिकॉर्ड 5 साल तक रखने होंगे, प्रिजर्व रखने होंगे। सो मेंटेन द केवाईसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। Bank has to preserve the record at least for 5 years after closure or after reporting the transaction to financial intelligence unit, and banks should be ensured to availability of the document to provide to the regulator, या लॉ के तहत अगर कोई लॉ एजेंसी है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनको देना होगा, बैंक को अपने पास रखना होगा। इसीलिए बैंकों ने क्या किया है, क्योंकि शाखाओं में जो रिकॉर्ड रहते हैं फिजिकल तौर पे मिस हो सकते हैं, इसलिए उनको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है। आज कस्टमर ऑनबोर्ड हो रहा है, आज उसके सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली रख लिए रह जा रहे हैं। अब आते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये देखिए ये 12वां इंपॉर्टेंट सवाल है कि एसटीआर क्या है, सीटीआर क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, फिर कैश ट्रांजेक्शन्स क्या है, इनकी रिपोर्टिंग कैसे कैसे की जाती है, अलग से सेशंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एक ऐसी पद्धति है जहां भी कोई ग्राहक नकद में लेन देन करता है और 1 महीने में नकदी लेन देन 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, चाहे वो कैश जमा हो चाहे वो कैश निकासी हो। कैश जमा जमा 10 लाख से ऊपर हो गया 1 महीने में, या कैश निकासी जो है 10 लाख से ऊपर हो गया 1 महीने में, तो उसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को यूनिट को की जाती है महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कस्टमर के इकोनॉमिक पोर्टफोलियो को मैच न करता हो, या जो जानकारी कस्टमर ने दिया है उसको मैच न करता हो, तो वो आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति आपके यहाँ खाता खोला है, वो अपने आप को किसान बताया है और वो बोला है कि मेरी सालाना इनकम 10 लाख है, उसके खाते में 1 करोड़ आया, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपका घूम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसान जो है 10 लाख बोला है, 10 लाख एवरेज हर साल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आ रहा है, आज 1 करोड़ आ गया, तो आपका सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक पोर्टफोलियो में मैच नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसमें ड्यू डिलीजेंस करेंगे। ड्यू डिलीजेंस कैसे करेंगे कि किसान भाई से पूछेंगे कि भाई कहाँ से आया पैसा। अगर वो नहीं बता पा रहा है सोर्स, तो आपका सस्पिशियस कंफर्म हो गया। सोर्स बता दिया, अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो जमीन खरीदे सुधीर कंबोज जी ने, बैंक के मैनेजर है साहब, बहुत पैसा है उनके पास, उन्होंने खरीदा है और वो ट्रांजेक्शन सब दिखा रहे हैं, देखो रजिस्ट्री गया है उनका, तो ये हो गया कंफर्म कि हाँ ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। आप सस्पिशियस थे लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म हो गया तो कंफर्म होने के 7 दिन के अंदर आप उसको रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आप लोग रिपोर्ट नहीं करते, आपका एक सेल होता है, वो सेल रिपोर्ट करता है जो हेड ऑफिस में रहता है, सेंट्रल ऑफिस में रहता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होके एज ए बैंक एज ए होल रिपोर्ट करते हैं। सीटीआर महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर, एसटीआर सस्पिशियस कंफर्मेशन के 7 दिन के अंदर, काउंटरफिट करेंसी नोट रिपोर्ट जो होता है वो महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर आरबीआई को करते हैं, महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर एफआईयू को करते हैं और पुलिस को करते हैं। अगर किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन में चार से ज्यादा अगर नकली नोट मिलते हैं तो एफआईआर की जरूरत है, नहीं तो एफआईआर की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें भले अभी बता रहा हूँ लेकिन डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगले सेशन में भी पढ़ेंगे। तो एक ऑडिट कमेटी होता है जो ये सारे कंप्लायंस को क्वार्टरली ऑडिट कमेटी बोर्ड जो है देखता है कि बैंक जो है ये केवाईसी के गाइडलाइन के कंप्लायंस को सही निभाया कि नहीं है, इसको केवाईसी ऑडिट भी बोलते हैं, और इसका वो कंप्लायंस करते हैं। और जो भी रिपोर्ट करेंगे उसमें कस्टमर को कभी नहीं बताना है कि हम आपके ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया, नो टिपिंग ऑफ टू द कस्टमर, तो कस्टमर को नहीं बताना है। ठीक है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हम फटका कंप्लायंस होता है, एफएटीएफ होता है, यूएन सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ये सबको कंप्लाई करना होता है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर एक रिपोर्ट होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन अब्रॉड में 5 लाख की लिमिट से ऊपर हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है एफआईयू को। और कोई सेल बैंक है, ये भी पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहा कि सेल बैंक किसे कहते हैं। सेल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है फिजिकल, उसका वो एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको सेल बैंक कहते हैं। डमी
ऐसा खोल के वहाँ पर वो करते हैं, तो ये सेल कंपनियों के साथ डीलिंग होती है, तो उनके साथ बैंकिंग की डीलिंग नहीं होनी चाहिए। अदर इंस्ट्रक्शंस में अगर देखेंगे तो केवाईसी के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर्स फॉर कंप्लायंस, ये 12वां सवाल मान लीजिए कि हर एक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर कंप्लायंस के लिए होने चाहिए, जो महाप्रबंधक रैंक के होते हैं, हेड ऑफिस में पोस्टेड होते हैं, सेंट्रल ऑफिस में पोस्टेड होते हैं, और उनका वो कंप्लायंस देखेंगे। इंडिपेंडेंट ऑडिट और कंप्लायंस मॉनिटरिंग रेगुलर होता रहेगा, और केवाईसी जो है, जो डिसीजन मेकिंग जो है वो आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए, वो इन हाउस होना चाहिए। बैंक के कोई जिम्मेदार जो ऑफिसर हैं वो इनको करना चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शन है भारतीय रिजर्व बैंक लगाता है। साथ ही उन्होंने कुछ ये दिया है, महत्वपूर्ण चीज़ें दिए हैं कि आप डिजिटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी केवाईसी का कंप्लायंस कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कस्टमर जो है ओटीपी के माध्यम से या अपने कॉन्फिडेंशियल पिन के माध्यम से वो कंफर्म करता है कि वही व्यक्ति है। ई डॉक्यूमेंट पेश करता है, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन से अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो उसको बोलते हैं डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी को ऐसे समझ लें, अगर हमारे सुधीर कंबोज जी के पास कोई ग्राहक आते हैं और वो अपना आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड जब वो पंच करते हैं उसमें एक ओटीपी जाता है, ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है, इसको बोलते हैं डिजिटल केवाईसी। एक होता है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी क्या होता है, कस्टमर बहुत दूर है, कस्टमर को वीडियो के माध्यम से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ होगी, उसकी पोजीशन आप आधार को प्रूव करेंगे, उसका नंबर, उसका ओटीपी दोनों करेंगे, उसको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और एक होता है डिजिटल केवाईसी, जो ओटीपी बेस होता है, या कस्टमर जो है खुद आता है और अंगूठा लगाता है और वेरीफाई कर लेता है कि हाँ मैं ही हूँ, जो नाम उसका है वो कंफर्म करता है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, जो अभी आजकल खैर एमएचए ने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ले आए हैं 1930। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके यहाँ रोबोट सिस्टम होना चाहिए, और केवाईसी की डिटेल मांगे जाते हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए। और उसी लिए केवाईसी का ऑडिट किया जाता है। अगर किसी केस में साइबर सिक्योरिटी आए तो सबसे पहले उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट मंगाता है, आप याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसे मांगता है। फिर उसके बाद डिजिटल में इन्होंने कहा है कि एआई बेस, या जो मनी, जो लैंडिंग डिटेक्शन फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग, उनको सबको लाइवली चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है। अगर सरल तरीके से आज के सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे तो ये देखेंगे कि केवाईसी मास्टर डायरेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरीके से बैंकिंग सिस्टम का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिस्ट फाइनेंस के लिए नहीं होना चाहिए। ये केवाईसी का मास्टर डायरेक्शन इंश्योर करता है, डायरेक्ट करता है बैंक को कि आपके यहाँ खाता खोलिए, लेकिन किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, बेनामी संपत्ति का शोधन नहीं होना चाहिए, और टेररिस्ट एक्टिविटी या देश विरोधी एक्टिविटी के लिए उसको फाइनेंस की व्यवस्था या पैसा पहुंचाने के लिए उपयोग उसका नहीं होना चाहिए। इसका कंप्लायंस आप करिए। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी महत्ता है, उसकी गरिमा है, उसको आप सुरक्षित रखिए। बैलेंसेस कस्टमर कन्वीनियंस विद रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, जो भी बैलेंस है उनको रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग के साथ लिंक करिए और उसको सुनिश्चित करिए, और ऑनगोइंग रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो पाए। साथ ही साथ जितने भी एक्ट हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, या ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, उसकी गाइडलाइन को आप मानिए और उनका अनुपालन करते रहिए। तो ये कंक्लूजन है। बेसिक आधारभूत आप केवाईसी के गाइडलाइन को सरल तरीके से, अगर पूरे केवाईसी के गाइडलाइन को मैं आपको आकलन करूं तो आप केवल 20 से 25% ही केवाईसी का आज के सेशन में जान पाए। लेकिन चूंकि आज पहला सेशन है तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाया हूँ, बेसिक लेवल पर पढ़ाया हूँ। एक एक पार्ट का एक एक सेशन भी होगा, जैसे कि स्मॉल अकाउंट्स का एक सेशन होता है, फिर पीएमजेडीवाई अकाउंट का एक सेशन होगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो केवाईसी कंप्लायंट है उसका एक सेशन होगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट का एक सेशन होगा, फिर रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग का भी एक सेशन होगा, फिर काउंटरफिट करेंसी नोट का भी सेशन होगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए, आप सहमत होंगे मेरी बातों से कि आज के सेशन से भी 12 सवाल क्रिएट हुए हैं।
तो आज चूंकि पहला सेशन था, तो आप लोग से थोड़ा सा फीडबैक जान लेते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। और भी साथियों को आप लोग रिक्वेस्ट करिए या उनको लेके आइए सीखने के लिए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। छोटा बच्चा ज़्यादा सीखता है क्योंकि पूछता है सवाल, संघर्ष की इच्छा होती है, और सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। सहनशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार में सब चीज नहीं हो सकता, थोड़ा पैसेंस चाहिए। एक पंच सूत्र आप ध्यान रख लीजिए। सही ज्ञान क्या पढ़ना है, पहला चीज है वो, मतलब कंटेंट समझ लीजिए उसको, कंटेंट। सही ज्ञान मतलब कंटेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सही दिशा। सही दिशा या ट्रेंड या 4 लेन रोड में जाना चाहिए, या इसको बोलते हैं दिशा दिखाने वाला चाहिए, मॉनिटर करने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, गाइडर चाहिए। तो पहला है सही कंटेंट, सही ज्ञान। दूसरा है दिशा दिखाने वाला या सही दिशा में चलने के लिए। तीसरा पार्ट है आपको लगातार मेहनत करना। मेहनत करना जो हवा हम अब समय दे रहे हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट है उसको जो है आपको लगातार करना है। क्या करना है? लगातार करना है। मतलब आज पढ़ लिए तो ऐसा नहीं, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। आज दिवाली मनाएंगे, गणेश पूजा मनाएंगे, विसर्जन करेंगे, फिर पढ़ेंगे। पूजा पाठ करके बैठिए, है ना। अभी पूजा पाठ करके हम बैठ गए, इस तरह से बैठेंगे। आज तो मैं अर्ली सेशन लिया, प्राय मैं लेट सेशन करता हूँ, और फैकल्टीज जो हैं वो जल्दी सेशन लेते हैं। 8 से 10, 8 से 9 एक सेशन होता है, 9 से 10 एक सेशन होता है, 10 बजे के बाद मेरा सेशन होता है। तो आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन जो है इस तरह से हम लोग मेरे सेशन में तो नहीं थकेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। तो उत्साह होना चाहिए, संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए, सहनशीलता तो पंचसूत्र है। पहला सही ज्ञान होना चाहिए, दूसरा सही दिशा होनी चाहिए, चौथा आपको समय जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए, और चौथा जो है लगातार होनी चाहिए, और पांचवा जो है पैसेंस होना चाहिए। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो आपको परिणाम सफलता मिलता है। आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक दो साथी अगर बोल के बता पाएंगे तो बता दीजिए, नहीं तो आज के सेशन में हम विदा लेंगे। और आज का ये अगला सेशन आज नहीं है, केवल केवल आपको अभ्यास बनाने के लिए कुछ ऐसा सेशन हम लोग डेली करूंगा मैं। फिर उसके बाद जब आप लैब पकड़ लेंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। तो कोई साथी बताना चाहेंगे? नए साथी जो जुड़े हों वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एसएसजीबी में 33 वैकेंसी है। एक वैकेंसी तो है रुमाल रख सकते हैं, है ना। उसके लिए तैयारी हम कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, मदद करूंगा, आप जरूर सफल होंगे। कोई साथी बोलेंगे? विनीता जी बोलना चाहते हैं कुछ, या कोई है? कीर्ति जी या कोई भी हैं बोल पाएंगे या? अच्छा लगा। ओके। हाँ जी सर, सर। अच्छा लगा सर। सदा। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज तो आप मैं जो है एक अभी एक ग्रुप में मैं एक लिंक दूंगा, जो केवाईसी में अपडेशन हुआ है, लेटेस्ट अपडेशन, उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद केवाईसी के कुछ मॉक टेस्ट दूंगा अभी, उसको आप करिएगा रात को। तो हम लोग का जो मेथोडोलॉजी है, पहले हम वीडियो लेक्चर देते हैं, फिर पीडीएफ तो आपके ऐप में दिख ही जाता है, मॉक टेस्ट भी कराते हैं। मॉक टेस्ट थोड़ा सा टफ रहता है, अगर उसमें आप अगर 50 नंबर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप मान के चलिए एग्जाम में आएगा तो आप 70-75% मार्क्स पा जाएंगे। और मॉक टेस्ट एक दिशा दिखाता है कि मैं क्या नहीं जानता। देखिए, मैं यहाँ पर गाइडर हूँ आपका, तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आसान है, क्योंकि बताने बोलने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन जब आपके पास सवाल होते हैं ना, तो वहां पर निर्णय लेने वाले आप होते हैं। तो वहां पर थोड़ा आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर तो बहुत आसान लगेगा, है ना। तो इसीलिए मॉक टेस्ट हम करते हैं। मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि मैं क्या नहीं जानता। जो चीज़ नहीं जानते फिर उसको तलाश करेंगे, या वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे। और यकीन मानिए एक बार में कुछ भी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता आपको, और लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपकी बात हो तो आप रख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए ग्रुप में, यस कर देंगे। पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन सिर्फ सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप में आता है। जो 1 ईयर के वैलिडिटी में नहीं आता है, उस लाइफ टाइम मेंबरशिप को आता है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं तो मोबाइल ऐप में जाके 2025 जनवरी से जितने सारे लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा। क्योंकि बैंक है हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब आप बैंक जाते हैं बैंक से वापस आते हैं अच्छे लाल जी सब बदल गया रहता है। अच्छे लाल जी इतने अच्छे हैं कि शाम को रात को ही बैठते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो चेंज हुआ है सीख जाते हैं, है ना अच्छे लाल जी? सही बोल रहे हैं आप? आगे घर में आवाज़ आ रही है हमारी आप जी तक? जी सर, प्रणाम सर। मैं कोई बात बोला आपको सही लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी को इन शुभकामनाओं के साथ मैं ऐप पे तो लॉक दिखा रहा है सर। ब्लॉग दिखा रहा है, मुझे जी व्हाट्सअप सर। करिए और मैं आप उसको रिजॉल्व कर दूंगा। जब भी ऐसी कोई बात हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, है ना? तो आप जी सर। सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि जैसे गगन में चमके दिनेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जैसे गगन में चमके दिनेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। तो जिस तरह आप देवी देवताओं को पूजते हैं उनसे प्रेरणा शक्ति लीजिए और उनसे ज्ञान बुद्धि विद्या बल इन सब का सदुपयोग करिए। आपको भी सफलता मिलेगी, सफलता के साथ उत्साह मिलेगा और आपका जीवन उत्सव बनेगा। इसी शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। फिर कल मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।